अर्जुन अपनी पत्नी आरती के साथ रात के 1 बजे अपनी कार में रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अर्जुन, अब तो बता दो कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो हम आधी रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं? अरे डार्लिंग, मैंने कहा ना सरप्राइज है। बस 1 घंटा और पेशेंस रख लो। मुझे यकीन है वो सरप्राइज देखकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। नहीं अर्जुन, प्लीज, मुझे अब भी जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और अब मैं और पेशेंस नहीं रख सकती, बस। ओफो आरती, तुम हर बार मेरे सरप्राइज सस्पेंस का मजा किरकिरा कर देती हो। अब मुंह मत फुलाओ। सुनो, मैंने होटल शालीमार के पास एक फार्म हाउस खरीदा। अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर हम वहीं पार्टी करेंगे। क्या? तुमने होटल शालीमार के पास फार्म हाउस खरीदा है? क्या तुम नहीं जानते कि होटल शालीमार और वहाँ का एरिया हॉन्टेड प्लेस है? उसके आसपास भी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। अरे होटल शालीमार किसी जमाने में ना जाना माना होटल था, मगर अब वो वीरान पड़ा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं आरती, ताकि वहाँ के आसपास की कोई प्रॉपर्टी लोग ना खरीदें। मैं इन बातों को नहीं मानता। अर्जुन अपनी पत्नी आरती को नया फार्म हाउस दिखाने ले जा रहा था। फार्म हाउस होटल शालीमार के 5 किलोमीटर आगे बना हुआ था। अचानक अर्जुन ने होटल शालीमार के ठीक सामने बड़ी तेजी से कार की ब्रेक्स लगा दी। अर्जुन, क्या हुआ? इस मनहूस होटल के सामने अचानक कार क्यों रोक दी? लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है आरती। उस कार को देखो, वो हूबहू हमारी कार जैसी दिख रही है। कलर भी वही है। ओह माय गॉड, पता नहीं कौन बेचारा होगा। चलो देखते हैं, शायद उसको हमारी जरूरत हो। आरती के साथ तेजी से उस कार के नजदीक जा पहुंचा, पर कार के अंदर का नजारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी और औरत तो हूबहू हम दोनों जैसे दिख रहे हैं। यहाँ तक कि इनके कपड़े और कार भी बिल्कुल हमारी कार जैसी है। क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? अर्जुन और आरती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपना ही अक्स देख रहे हो। हे भगवान, मैंने बोला था ना कि ये होटल शालीमार हॉन्टेड एरिया में आता है। ये क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक साथ 2 लोग सपना कैसे देख सकते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अर्जुन, चलो यहाँ से जल्दी चलो। अर्जुन और आरती जैसे ही अपनी कार की तरफ मुड़े, उन्हें पीछे से उन्हीं के हंसने की आवाजें सुनाई दी। दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। ओह गॉड, इतनी जख्मी हालत में ये दोनों हंस कैसे रहे हैं? और इनकी हंसी भी हमारी तरह ही है। अर्जुन, जल्दी करो, भागो यहाँ से। मुझे तो यहाँ भूत प्रेत का साया लगता है। आरती और अर्जुन के हमशक्ल का शरीर खून से लथपथ होते हुए भी लगातार हंस रहे थे, और देखते ही देखते उनके हमशक्ल ने भागते हुए अर्जुन और आरती की गर्दन को अपने हाथ लंबे करके दबोच लिया और उन दोनों की गर्दन उखाड़ दी। अर्जुन और आरती की चीख शालीमार एरिया में गूंज गई। अर्जुन और आरती के पीछे ही एक बाइक पर रोहन और रवि भी थे। अर्जुन और आरती की चीख रोहन को सुनाई दी। यार रवि, गाड़ी साइड में तो लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीखा हो। अबे नहीं यार, तुझे वहम हुआ होगा। रोहन और रवि ने गाड़ी साइड में लगाई ही थी कि तभी रवि की नजर कुछ दूर एक स्थान पर पड़ी। अरे यार, वो क्या सामने? ये तो कोई होटल है भाई। हाँ यार, ये तो होटल है। कमाल है, मैंने तो सुना था कि यहाँ सालों पहले कोई होटल हुआ करता था। मगर जैसे ही वो उस होटल के अंदर पहुँचे, लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। अबे सामने कोई होटल है तो चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, इस होटल में कोई है क्या? कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई साहब, लाइट चली गई है, खाना मिल जाएगा। क्या खाओगे? अरे भाई, नॉनवेज में जो स्पेशल हो ना, वो ले आओ। आप लोग बैठो, मैं भिजवाता हूँ। कुछ ही देर में वेटर खाने की 2 प्लेटें रोहन और रवि के सामने रखकर चला गया। वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। अरे यार, नॉनवेज तो बहुत मजेदार लगा, पर तुमने ध्यान दिया जो वेटर खाना देने आया था उसका हुलिया कुछ तेरे जैसा दिख रहा था। अबे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। और उस होटल के मालिक की आवाज तेरे जैसी लग रही थी।
चल उन दोनों को करीब से देखते हैं। जैसे ही रवि और रोहन ने होटल के मालिक और उसके नौकर को मोबाइल की रोशनी से करीब आते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई। उफ, नहीं, अबे ये दोनों तो कितने भयानक है और ऐसी हालत में भी हंस रहे हैं। नॉनवेज खाने में तुम्हें हमारी आंखों का स्वाद कैसा लगा? और हमारी कटी हुई उंगलियां स्वादिष्ट थी या नहीं? दरअसल दोनों एक खंडहर में खड़े थे। रोहन और रवि खंडहर हो चुके होटल शालीमार के अंदर थे और एक दूसरे की आंखें और उंगलियां निकालकर खा चुके थे। अचानक रवि और रोहन के हमशक्ल ने उन दोनों को दबोच लिया और उन दोनों की गर्दन उखाड़कर फेंक दी। दूसरे दिन उन चारों की लाशें वहां की पुलिस को मिली। शहर के आईजी शिंदे इंस्पेक्टर वर्मा को डांट रहे थे। अरे व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर वर्मा, ये चल क्या रहा है? एक ही रात में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या। सर, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर वर्मा, मुझे इन दोनों हादसों की पूरी डिटेल चाहिए। आखिर इनकी मौत के पीछे क्या कारण है? सर, मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से भी जानकारी ली है। मुझे पता चला है कि जिस खंडहर पर इन लोगों की लाश मिली है वो खंडहर किसी जमाने में होटल शालीमार के नाम से जाना जाता था और वो हॉन्टेड है सर। हॉन्टेड है? मतलब? अरे सर, पास के गांव वालों ने बताया है कि उस जगह पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है और पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां पर घटी हैं सर। क्या बकवास है इंस्पेक्टर वर्मा, लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। आज रात तुम उस खंडहर में जाओगे और मैं भी वहां पहुंचता हूं, समझे? उसी रात इंस्पेक्टर वर्मा अपनी पुलिस जीप में उस खंडहर के करीब पहुंचा ही था कि उसने देखा कि वहां एक पुलिस जीप पहले से ही खड़ी हुई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर वर्मा जीप में बैठे शख्स के करीब पहुंचा तो वो बौखला गया क्योंकि जीप में आईजी शिंदे नहीं, खुद इंस्पेक्टर वर्मा बैठा हुआ था। ओए, कौन हो तुम? मेरा भेष बदलकर पुलिस जीप में यहाँ क्या कर रहे हो? आईजी शिंदे कहाँ है? इससे पहले दूसरा इंस्पेक्टर वर्मा कुछ जवाब देता, एक और पुलिस जीप आकर वहां रुक गई। पर ये क्या? वो दोनों पुलिस वाले आईजी शिंदे की शक्ल के थे। ये सब हो क्या रहा है? मेरी शक्ल का दूसरा आदमी और दो आईजी शिंदे। अगले ही पल दोनों आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर वर्मा की शक्ल वाले चारों पुलिस वालों ने एक दूसरे पर रिवॉल्वर तान दी और होटल शालीमार एरिया गोलियों की आवाज से गूंज उठा। होटल शालीमार एरिया पर लगातार हो रही असमय मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर वर्मा की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से शूट किया है। इस दुनिया में सब कुछ समान है, वातानुकूलित है। हमारे मन में कई सवाल हैं। भूत प्रेत तथा पिशाचों के बारे में वेदों में कई प्रकार पिशाच तथा भूतों की बातें की गई हैं। इंसान जब जीवन समाप्त कर मृत्यु को अपना लेता है तो माना जाता है कि वो परलोक में चला गया, और अगर मन में कोई अधूरी इच्छा लिए मरा तो वो प्रेत योनि में शामिल हो जाता है। और इनमें से कई सारे कभी कभी इंसानों की आत्मा, शरीर तो कभी खून के भूखे होते हैं। जो पिशाच खूनी यानी रक्त का पान करते हैं वो रक्त पिशाच कहलाते हैं। और भी कई तरह के पिशाच होते हैं। कोई भी उनके सामने आए और उनका शिकार बनने से बच जाए तो वो उनकी किस्मत। ये घटना 26 साल की रीमा के साथ घटी थी। रीमा पढ़ाई के चलते 4 साल अपने घर और परिवार से दूर रही, पर अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और वो अपने घर शिमला जा रही थी। कई साल तक परिवार से दूर, माँ बाप से दूर, वो अकेले में उन्हें बहुत याद किया करती थी। पर अब दूरी खत्म होने वाली थी क्योंकि वो अपने शहर लौट रही थी। वो फोन पर अपनी दोस्त नीरू से बातें करने में इतनी गुम थी कि टाइम का उसे ख्याल ही नहीं रहा कि कब रात के 11:30 बज गए। यार रीमा, बहुत देर हो गई, तो एक काम कर, आज मेरे ही घर रुक जा, कल अपने घर चली जाना। अरे नहीं यार नीरू, मुझे किस बात का डर,
बिंदास पहुंचकर तुझे फोन करूंगी और माँ बाबा को सरप्राइज भी देना है। कितने दिन हो गए घर की खीर पूरी खाए। तू एक काम करना, मेरे घर पे फोन कर दे कि आज मैं तेरे यहाँ रुकूंगी और घर जाने के बाद माँ बाबा का मुंह देखने लायक होगा। पर यार ये सही रहेगा। अगर समझ ले तू आज यहाँ रुक जाती है तो कल सरप्राइज दे सकती है ना आंटी अंकल को। यार तू भी बड़ी फट्टू है। रात में बस में अगर कोई खूबसूरत हीरो मिल गया तो रोमांटिक फिल्म की तरह हो जाएगा ना। हीरो? प्रार्थना कर भूत पिशाच ना मिले। मैंने सुना है कि चौकी गेट बस स्टॉप अच्छा नहीं है। आए दिन वहाँ से लोग गायब होते हैं। देख नीरू, तू मुझे कहीं डराने की कोशिश तो नहीं कर रही है? मैं बहुत बहादुर हूँ, पता है ना? हाँ हाँ, छिपकली देखी नहीं कि उछल पड़ती है और तू बहादुर। मैं कहती हूँ कि बस से ही क्यों जा रही है, ट्रेन से चली जाना। तेरी सेफ्टी भी तो रहेगी और मुझे चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे बाबा, तो फिर चिंता क्यों कर रही है? मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी और कोई बात नहीं है, मैं तुझे कॉल करूंगी ना। ओके, पर हर 5 मिनट में तू मुझे कॉल करेगी, ओके? चल ठीक है मेरी माँ, मैं फोन करूंगी या मैसेज करूंगी, ओके? अच्छा, तू मैसेज करने के लिए तैयार है, पर अगर 5 मिनट बाद तेरा मैसेज मेरे पास नहीं आया ना तो मैं सब कुछ तेरे माँ बाबा को बता दूंगी। डील? चल ओके, डील। रात के 12 बजे रीमा बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। नीरू भी आना चाहती थी पर उसे जरूरी काम से जाना पड़ा। रीमा ख्यालों में से निकली ही थी कि तभी एक बस ठंड की धुंध को चीरती हुई रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई वहां आकर रुकी। देखने में वो बस बहुत डरावनी लग रही थी और काले शैतान के मुंह की तरह उसका दरवाजा खुला। मैडम कहाँ जाना है? भाई साहब, शिमला जाना था। ये बस जाएगी क्या? मुझे बस का टाइम टेबल नहीं पता है। ये आखिरी बस है मैडम, इसके बाद कोई बस नहीं है। इस बात को सुनने के बाद रीमा उस बस में चढ़ जाती है, पर वो बस पूरे अंधेरे से भरी हुई थी और सारे यात्री अपनी जगह पर बैठे हुए थे, पर किसी का भी मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। रीमा को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ये सोचकर ज्यादा नहीं सोचा कि यार 9 घंटे का तो सफर है, क्या करना है बात करके। वो अपनी सीट पर जाके बैठने ही वाली होती है कि तभी कंडक्टर बोला, तुम्हारी सीट पीछे है, टिकट कटवाओ पहले, बदतमीज लड़की। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है आपके बात करने का? पैसेंजर से क्या ऐसे बात करते हैं आप? मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। कंडक्टर कुछ ना बोलकर रीमा की तरफ टिकट बढ़ा देता है। रीमा टिकट लेने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक कंकाल कंडक्टर की पोशाक पहने खड़ा था और उसका जबड़ा आधा टूटा था, उसमें से दांत लटक रहे थे। वो दृश्य बड़ा ही भयंकर था रीमा के लिए। एक जोर की चीख छोड़कर रीमा वहां गिर गई। वो बेहोश होने वाली थी कि तभी बहुत से लोगों की हंसी उसे अपने कानों में सुनाई दी और वो सारे यात्री अब अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और वो सारे एक साथ रीमा को देखने लगे। उनके चेहरे को देखकर रीमा अंदर तक कांप कर रह गई। उनके चेहरों से ही पता लगता था कि वो सारे के सारे लोग मुर्दे थे। उन सब के चेहरे सड़े गले बहुत घिनौने लग रहे थे। बस का कंडक्टर धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रीमा ने हिम्मत दिखाई और उस कंडक्टर को एक लात मार वहां से उठ खड़ी हुई। वो ड्राइवर की सीट पर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद ड्राइवर इंसान हो, मगर वो ड्राइवर की सीट तक पहुंचकर बोली, ड्राइवर प्लीज बस रोकिए। देखिए इस बस में कैसे कैसे भयानक शक्ल वाले लोग हैं, ये इंसान नहीं है, प्लीज बस रोक दीजिए। लेकिन ड्राइवर ने बस को चलाना जारी रखा। रीमा ने चीख कर कहा, बस रोकिए ड्राइवर, प्लीज मुझे उतरना है। तभी ड्राइवर ने अपना चेहरा रीमा की ओर कर लिया। रीमा फिर से चीखने लगी। उसने देखा कि ड्राइवर की आंख ही नहीं थी और उसके सर से खून बह रहा था। उसका भेजा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बस है, अब तुम इन पैसेंजर्स में शामिल होने वाली हो। हमारी बस में तुम्हारा स्वागत है। ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी के मुर्दे ने रीमा को बुरी तरह जकड़ लिया। उसके हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। एक भयानक आवाज के साथ उसके हाथ से मांस का टुकड़ा निकल कर गिर गया
और रीमा दर्द से कर्रा उठी। रीमा दर्द के मारे बेहोश होने वाली हालत में जा चुकी थी कि उसकी नजर सारे यात्रियों पर पड़ी जो उसके मुंह के सामने अपनी सड़ी गली शक्ल लिए हुए खड़े थे। वो पिशाच अट्टहास कर रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि वो उसे भी अपने में से एक बना लें कि तभी उसके पर्स में रखा मोबाइल बज उठा और सारे पिशाच उस तरफ देखने लगे कि तभी रीमा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस से बाहर शीशे को तोड़ते हुए निकल आई। वो बस एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी थी और तभी उसमें आग लग गई, पर वो बस रुकी नहीं बल्कि उस खाई में गिर गई। सैकड़ों चीखें और चिल्लाने की आवाज से सारी जगह मानो गमगमा उठी। करीब 10 मिनट बाद वहां मौत का सन्नाटा छा गया था, पर रीमा के पास फोन नहीं था क्योंकि उसका पर्स गाड़ी में छूट गया था। रीमा अपना होश खोकर गिरने लगी कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि नीरू उसकी तरफ दौड़ी आ रही है। अगली सुबह तुझे बोला था ना बेटा, इसे अकेला मत भेज। तुम आजकल की लड़कियां बात मानो तब ना। पर आंटी, इसी ने जिद की थी, मैं क्या करती। रुको, इसे होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? और पापा, माँ, नीरू, मैं जिंदा हूँ। हाँ, मगर तुझे किसने कहा था चौकी गेट से जाने को? मना किया था ना। अगर ये लड़की न होती तो तू भी आज नहीं होती। नीरू, तू मेरी दोस्त ही नहीं, बहन से भी बढ़कर है। तू वहाँ पहुँची कैसे? और वो बस? मैं वहाँ से गुजर रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भागी भागी चली आई और तुझे वहाँ बेहोश पाया। लेकिन वो बस क्या है और कैसे ऐसी बनी? रीमा, तुम जिस बस की बात कर रही हो वो मौत का चलता फिरता सामान है, जहाँ ड्राइवर से लेकर सभी मुर्दा हैं। 20 साल पहले एक बस शिमला जाने के लिए निकली, पर कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। रास्ते में वो बस खाई में गिर गई। करीब आधे घंटे तक वो लोग जीवित थे और सहायता के लिए रो रहे थे, चीख रहे थे, पर आपातकालीन उद्धार कारक को वहाँ पहुँचने में देर हो गई और इससे वहाँ के सारे यात्री मारे गए और नेताओं ने इस बात को दबा दिया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं उन्हीं आक्रांतों में से एक की बेटी हूँ। मेरी माँ वहाँ थी और वो आखिर तक बची रही, मौत से लड़ रही थी। रीमा, वो बस हर रात चलती है और अपना खाली सीट भरती है। जिस दिन सारे सीट भर जाएंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। श्रीकांत निवास में रवि और टीना की मंगनी की तैयारी चल रही थी। इस मौके पर सभी खुश थे, लेकिन अमित के चेहरे पर एक डर सा दिखाई दे रहा था। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मेहमान भी आने शुरू हो गए, सब कितने खुश हैं, और आप हैं कि फ्लैशबैक में खोए हुए हैं। अरे यार, आज रवि की मंगनी है, मुझे उसकी बात याद आ रही है। उसने कहा था कि वो वापस आएगी। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं आने वाला। फंक्शन अच्छा खासा चल रहा था और अब अंगूठी पहनाने का टाइम हो चुका था। रवि और टीना अमित और घर के बाकी सदस्यों के साथ बीच में खड़े थे। सभी मेहमान उनको घेरे हुए थे। रवि टीना को रिंग पहनाने ही वाला था, तभी एक भयानक आवाज आई। रुको, घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप सब मुझे ही भूल गए। ये आवाज सुनकर अमित डर गया और बाकी सबने दरवाजे की तरफ देखा। कोई औरत मुंह पर घूंघट ओढ़े झुककर खड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो कुबड़ी थी। घुंघरों की आवाज करते हुए उसने अपने कदम बढ़ाए और उसके चेहरे से घूंघट हटकर जमीन पर गिर गया। अब आएगा फंक्शन का असली मजा, कहकर उसने एक मेहमान की गर्दन पकड़कर तोड़ दी। सब डर कर इधर उधर भागने लगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ ढक लिए। सबके कानों से खून बहने लगा।
एक एक करके सभी बेहोश हो गए। उसने जमीन पर बेहोश पड़े लोगों में से रवि और टीना का पैर पकड़ा और उनको घसीटते हुए बाहर दरवाजे की तरफ ले गई। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और रवि और टीना गायब हैं। उसने अर्पिता को उठाया और वो डरते हुए होश में आई। रवि और टीना कहाँ है? और वो कुबड़ी डायन? वो उनको अपनी उस गुफा में लेकर गई होगी जिसमें वो 18 साल पहले गायब हुई थी। दूसरी तरफ रवि और टीना डायन के सामने खड़े हुए थे। वो एक गुफा में थे। डायन ने अपनी मायावी शक्ति से उनके पैर बांध रखे थे। दोनों बेबस खड़े हुए अपनी डरती हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? क्यों तुमने हमें अगवा किया? अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे पिता से पूछना कि मैं कौन हूँ, वही अच्छे से बता पाएंगे। सुनकर टीना और रवि दोनों डर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बकरी घूमती हुई गुफा के अंदर आ गई है। चलो ये अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत देर से भूख लगी थी। कहकर वो उस बकरी पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद अमित अपने साथ अर्पिता और एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। उनको देखकर टीना और रवि की थोड़ी हिम्मत बंधी। अरे ओ डायन, इस परिवार को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुझे खत्म करना पड़ेगा। ये परिवार मेरा है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर सभी डर गए और तांत्रिक गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो ये ले। तू ये ठीक नहीं कर रहा है तांत्रिक। चली जा, अब भी वक्त है। बस कुछ देर और, फिर मैं ये शरीर छोड़कर इस टीना के शरीर में समा जाऊंगी। तो अब तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। कहकर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर पानी फेंका। फिर अपने गले से एक माला उतारी और तेजी से उसके गले में डाल दी। निकाल इसको! कुबड़ी डायन ने माला को उतारने के लिए जैसे ही उसको छुआ, जमीन पर गिरकर मचलने लगी। बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर वो बैठ गई और तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र साधन करने लगा। पापा, ये कुबड़ी डायन कौन है? क्यों ये हमारे घर को अपना परिवार बता रही है? बेटा, ये मेरी पहली बीवी पूर्णिमा है। तुम्हारी मम्मी से पहले मैंने इससे शादी की थी, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हो रही थी। मुझे अपने घर का वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने कई जगह से इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिरकार मैंने तंत्र विद्या का सहारा लेने की सोची। मैंने इसको एक तांत्रिक को दिखाया। उसने हमें कुछ साधनाएं करके तो दी और कुछ औषधियों के जरिए इलाज करने को कहा। उसकी बताई गई साधना हम दोनों पति पत्नी मिलकर किया करते थे और उसे दी गई औषधि को भी मैं इसे रोजाना दिया करता था। उन औषधियों से इसके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, इसे दर्द रहने लगा था और कमर अपने आप भारी होती जा रही थी। इसने मुझे बताया कि इसको परेशानी हो रही है, तो मैंने तांत्रिक से कहा। उसने कहा कि ये इलाज का हिस्सा है, अगर औलाद चाहते हो तो पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। मैं औलाद के लालच में अंधा हो चुका था। मैंने वो औषधियां इसको जबरदस्ती खिलाई और धीरे धीरे ये बदसूरत हो गई और इसको कुबल निकल आया। तब जाकर तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा कि इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इसको इस बात से बहुत तकलीफ हुई। इसकी खूबसूरती खोने का गम इसको लग गया। इसने कहा
कि ये एक दिन वापस आएगी और मुझसे बदला जरूर लेगी। उसके बाद ये रात के समय घर से भाग गई। कुछ लोगों ने इसको गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं इसको ढूंढने यहाँ आया तो ये मुझे नहीं मिली। तब से आज इसको देखा है। आपने बहुत गलत किया पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरी गलती है, लेकिन इसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा, इसलिए इसका मर जाना ही सही होगा। 18 साल अंधेरे में कैद रही हूँ, काली शक्तियाँ हासिल की है मैंने। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये देख बाकी चारों भी चिल्लाए और बाहर की तरफ भागे, लेकिन कुबड़ी डायन ने टीना को पकड़ लिया। टीना ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, कुबड़ी डायन ने एक मंत्र पढ़ा। कुबड़ी डायन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुंह से होती हुई टीना के शरीर में चली गई। कुबड़ी डायन का शरीर जमीन पर गिर गया। अब इस टीना का रोल खत्म। ये कहकर उसने एक और मंत्र पढ़ा और टीना की आत्मा निकलकर कुबड़ी डायन के शरीर में गई और वो उठ खड़ी हुई। टीना ने देर ना करते हुए चाकू उठाया और कुबड़ी डायन की गर्दन उड़ा दी। नहीं रवि, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। माना कि आत्मा मेरी है, लेकिन शरीर तो तुम्हारी टीना का ही है ना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूं। अब अमित के परिवार के पास उसको अपनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेबस हो गए। अब मैं हमेशा आपके घर में आपकी बहू बनकर रहूंगी, और फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो कुबड़ी डायन फिर से वापस आएगी। एरोप्लेन में बैठे यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक खिड़की से देखती लेडी यात्री की खिड़की पर एक कंकाल का डरावना चेहरा उभरता है। क्या हुआ मैडम? भूत! भूत! ओह गॉड, हजारों फीट ऊंचाई पर ये कंकाल कहां से आ गया? तभी खिड़की से अंदर देखता कंकाल गायब हो जाता है और प्लेन के अंदर एक पायलट आकर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले मुल्ले टाइप के दिखने वाले आदमी को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ? अरे पायलट साहब, क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ जनाब, हमें कहाँ ले जा रही हो? बचाओ बचाओ! मगर पायलट कुछ नहीं बोलता है। प्लेन का दरवाजा खोलता है और उसे लेकर बाहर कूद जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? वो मुल्ला को लेकर क्यों कूद गया? बेचारे मुल्ला का क्या हुआ होगा? वहाँ ऊपर ये घटना हो रही थी। यहाँ नीचे एक गोडाउन में भी एक मुल्ला जैसा दिखने वाला आदमी अपनी बंदूक लिए बाकी बंदूकधारियों से कह रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? खबर आई है कि हमारे मखदूम साहब को एक पायलट लेकर प्लेन से कूद गए कि उस प्लेन के सारे पायलट मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग भी की। तो फिर वो कौन सा पायलट था? बॉस, खबर आई है कि मखदूम साहब को लेकर प्लेन से कूदने वाला वो पायलट सनराइज एयरवेज की वर्दी पहने था। क्या? सनराइज एयरवेज? सनराइज एयरवेज को तो बंद हुए 20 साल हो गए, याद है? उनके सारे यात्री और पायलट को हमने ही जान से मार दिया था। वो कैसे हो सकता है? तभी अचानक उनके गोडाउन में वही वर्दी वाला पायलट किसी भूत की तरह एंट्री करता है। बॉस, ये तो वही पायलट है। पायलट अपना सिर उठाता है तो सभी की चीखें निकल जाती है।
अरे इसका चेहरा तो पूरा कंकाल का बना है। तेरी तो। सभी बंदूकधारी उसके ऊपर गोली चलाते हैं। पायलट अपने हड्डियों वाले पंजे से गोली को रोक लेता है और गोली रिवर्स आकर उसी आदमी को लगती है। वो चीखता हुआ वहीं पर मर जाता है। सभी बाहर की तरफ भागते हैं। देखा बॉस, इसने सनराइज एयरवेज की वर्दी पहन रखी थी। लगता है हमें कोई सनराइज एयरवेज के नाम पर डरा रहा है। वो प्लेन आज भी हमारे जंगल के अड्डे पर खड़ा है। सारे पैसेंजर और पायलट की लाशें अभी भी उसमें वैसे ही कुर्सी पर बेल्ट के साथ बंधी पड़ी हैं। फिर भी बॉस, मुझे भी यही लगता है, कहीं कोई पायलट बच तो नहीं गया था। अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। सभी एक सुनसान जंगल में गंदे धूल पड़े प्लेन के पास पहुंचते हैं, जिस पर लिखा है सनराइज एयरवे। सभी प्लेन के अंदर जाते हैं। देखो प्लेन की हालत 20 साल में पूरा सड़ गया है। और इनके यात्री देखो, इन्हें हमने कुर्सी पर बेल्ट के साथ बांधे बांधे ही मार दिया था। आज भी इनकी लाशें कुर्सी में बेल्ट से बंधी है। हाँ, लेकिन हमारे अड्डे पर तो पायलट आया था। आओ कॉकपिट में पायलट को भी देख लेते हैं। ये देखो, पायलट अपनी सीट पर कंकाल बना बैठा है। उसके हाथ में प्लेन उड़ाने वाला हैंडल अभी भी है। हाँ, हमसे बचने के लिए ये प्लेन उड़ाने के चक्कर में था। हाँ, और उसी पोजीशन में हमने इसे मार दिया था। आओ। अरे ये प्लेन स्टार्ट कैसे हो गया? बॉस, कहीं वो पायलट तो नहीं आ गया? सभी भागते हुए वापस कॉकपिट में पहुंचते हैं। पायलट की कुर्सी पर बैठा हुआ पायलट का कंकाल प्लेन उड़ा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? भागो भागो, प्लेन का दरवाजा खोलकर निकल जाओ। बॉस, प्लेन तो जमीन से ऊपर उठ गया। क्या? बॉस, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत, जैसे इंसानों को मारकर कंकाल बनाया, इस कंकाल को भी मारकर मिट्टी बना देंगे। तभी प्लेन हवा में 2-3 गुलाटी खाता है। वो सब संभलने की कोशिश में यहाँ से वहाँ गिरते हैं, चीखते हैं। यहाँ नीचे एयर कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ अचानक आसमान में एक नए तरीके का प्लेन देखकर चौंक जाते हैं। ये कौन सा प्लेन है? अभी तो किसी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। स्क्रीन पर जूम करके देखते हैं। ओह गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो प्लेन 21 साल पहले उड़ा था और जिस सनराइज एयरवेज को बंद हुए 20 साल हो गए, उसका प्लेन 20 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? हेलो 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 पायलट, कोई हमें सुन रहा है? तब तक प्लेन वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। एयरपोर्ट के एंट्री पर अपने 20 साल के बेटे के साथ बैठी एक उदास लेडी अचानक खुश हो जाती है और चीख पड़ती है। आ गए, देख तेरे पापा आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा अपने होने वाले बेटे को देखने, और वो आ गए। वो लेडी और कंट्रोल रूम के स्टाफ प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? अरे तुम लोग कौन हो? हम ही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने सनराइज प्लेन को हाईजैक किया था और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के बाद भी इन सबको मार दिया था। हमें गिरफ्तार कर लो, वरना वो कंकाल पायलट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंकाल पायलट? सभी भागते हुए कॉकपिट में पहुंचते हैं। अरे ये भी कंकाल बन चुका है। फिर प्लेन उड़ाकर कौन लाया? वो आ गए, वो आ गए, मेरे बंटी के पापा आ गए। अरे कहां से आएंगे तुम्हारे बंटी के पापा? मैं आ गया हूं सर। जब मैं सनराइज का ये प्लेन लेकर उड़ा रहा था, तब मेरा बेटा अपनी माँ के पेट में था। मैंने इससे वादा किया था, अपने बेटे को देखने मैं वापस आऊंगा, और मैं वापस आ गया। बस इन मुजरिमों को वापस ढूंढने में मुझे 20 साल लग गए। बेटे, तुम्हें एक नजर देखने के लिए
मैंने तुम्हारी माँ से कहा था मैं वापस आऊंगा। अब तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे कह रहा हूं मैं वापस आऊंगा। क्यों चले गए वापस? क्यों चले गए? सच कहा है किसी ने, कई बार इंसान अपनी जान जाने के बाद भी अपना वादा निभाने और अपनों को देखने जरूर आता है।